है ये अपने पहले भी जानते हैं, क्योंकि अपने सेमिस्टर्स में और में पढ़े हैं इसको डिटेल में। तो इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आने, इसमें जो मेन बातें हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक तो तुमसे थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, बेसिक रीजंस ऑफ इम्पोजिंग टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स लगाने का बेसिक रीजन क्या है। सर पहला रीजन तो ये है कि टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा तो उसी को फिर तुमको बेसिक फैसिलिटी देने में खर्चा करेगा, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, पैसा गवर्नमेंट को चाहिए ताकि तुम्हारे या मेरे जैसे सिटीजन को बेसिक फैसिलिटी दे सके। गवर्नमेंट का बहुत सारा चीज़ों पे खर्चा होता है, उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, और लोगों का ज़िंदगी बचाना है, मतलब स्कूल हॉस्पिटल ये सब को रन करना है प्रॉपरली, तो गवर्नमेंट को इसके लिए पैसा चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट भी टैक्स लगाता है। तो ये मेन 3 रीजन है जिसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाता है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि टैक्स लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो सबसे ऊपर कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बोल के डिपार्टमेंट होता है। वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर 2 बोर्ड होता है, एक डायरेक्ट टैक्स का बोर्ड, एक इनडायरेक्ट टैक्स का बोर्ड। डायरेक्ट टैक्स के बोर्ड को बोलते हैं CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का बोर्ड होता है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया GST और कस्टम्स में आ गया वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो तुम्हारा जो भी इनडायरेक्ट टैक्स जो पढ़ते हो उसमें कौन सा बोर्ड कवर करता है काम को, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसमें ये 2 बोर्ड है, CBDT और CBIC। इसके बाद आता है कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है क्या। पहला बात तो ये टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस है। डायरेक्ट टैक्स ऑलवेज ऑन इनकम होता है, तुम जो कमा रहे हो कैपिटल गेन से, तुम जो कमा रहे हो बिजनेस करके, तुम जो कमा रहे हो सैलरी से, तुम जो कमा रहे हो लॉटरी वॉटरी से, अदर सोर्स से, तुम जो कमा रहे हो घर भाड़ा दे के, वो सब का कमाई को बोलते हैं इनकम टैक्स, क्योंकि वो इनकम पे लग रहा है तुम्हारी कमाई पे। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स तुम्हारे गुड्स या सर्विस पे लगता है, फिर चाहे वो GST हो चाहे कस्टम, दोनों ही। या तो फॉरेन से जो गुड्स मंगा रहे हैं उस पर लगता है तो कस्टम, फॉरेन से कोई सर्विस हायर कर रहे हैं उस पर कस्टम नहीं लगता। कस्टम्स ऑलवेज ऑन गुड्स है खाली, कस्टम कभी भी सर्विस पे नहीं है, लेकिन GST तो दोनों पे है, गुड्स एंड सर्विस पे। सर यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का एक और इम्पोर्टेंट फीचर है कि इस पर बर्डन किसकी पॉकेट पे होता है, कस्टमर। लेकिन पे कौन करता है गवर्नमेंट को, सेलर। तो जमा करने का ड्यूटी सेलर का है, लेकिन अल्टीमेटली रिकवर वो कर ले रहा है फ्रॉम बायर। मतलब अल्टीमेटली बर्डन कस्टमर के पॉकेट पे या बायर के पॉकेट पे, लेकिन जमा करने का ड्यूटी है वो है सेलर की पॉकेट। इनडायरेक्ट टैक्स को इन्फ्लेशनरी भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये महंगाई बढ़ाता है। एक प्रोडक्ट बनाया 10 रुपया में, बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा 10 रुपया, उसमें हम अपना 2 रुपया प्रॉफिट भी रखा, तो 12 रुपया तो ऑलरेडी उसका दाम हो गया। अब उस पर अगर तुम्हारा मान लो एक बार के लिए एग्जांपल ले रहे हैं कि 5% GST लगता है, तो 12 रुपये का 5% कितना होगा, 60 पैसा। 60 पैसा और लग गया, तो 12 रुपये 60 पैसा उस प्रोडक्ट का दाम हो गया, जो कस्टमर के पॉकेट से जाएगा। यानी ये उसका महंगाई बढ़ा रहा है सर। लेकिन सर ये हार्मफुल है फॉर वेलफेयर बाय चेकिंग द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स। हाँ, गवर्नमेंट एक तरीके से सोशल वेलफेयर कर लेता है इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू। सर कैसे, जो गुड्स पब्लिक के लिए हार्मफुल है, गवर्नमेंट उस पर इनडायरेक्ट टैक्स इतना ज़्यादा लगा के रखता है कि वो बहुत महंगा रहे, ताकि लोग उसको कंज्यूम नहीं कर पाए। हाँ, जैसे सिगरेट, अल्कोहल, इनका 28% GST है। तो अगर एक कोई 10 रुपये का सिगरेट पी रहा है तो वो ऑलरेडी 12.5 रुपये 80 पैसे का हो जाएगा, है ना। तो ये बात गवर्नमेंट ट्राई करता है। ये वाइडर टैक्स बेस है। इनकम टैक्स में ना गवर्नमेंट का लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि इंडिया में सबको इनकम टैक्स नहीं देता। इंडिया में हर टाइप का इनकम पे टैक्स नहीं लग जाता, क्योंकि तुम 2.5 लाख के नीचे कमा रहे हो तो टैक्स नहीं लग रहा है, 5 लाख के नीचे कमा रहे हो तो रिबेट लेके निकल जा रहा है। बहुत सारे इंडिया में लोग हैं जिनका इनकम का डिटेल ही शो नहीं होता। लेकिन GST या इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है, कस्टम्स GST, जो सर अल्टीमेटली सबको देना ही पड़ रहा है। एक भिखारी भी अगर हम उसको 5 रुपया डोनेट किया, वो 5 रुपये में जाके एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, उसका भी इनडायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट की जेब में गया।
क्योंकि वो 5 रुपया में जीएसटी इंक्लूडेड होता है ना। इंक्लूडेड रहता है। तुम सामान लाते हो, आटा का पैकेट लाते हो बड़ा बाजार से, या मैगी का पैकेट लाते हो, या कोई भी सामान खरीद के लाते हो, उसके ऊपर तुम जीएसटी ऑलरेडी दे कर आते हो, क्योंकि वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होता है। ब्रैकेट में लिखना एमआरपी लिखा होगा और एमआरपी के ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, यानी हर आदमी इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रहा है। और इंडिया में प्रोडक्ट्स तो बहुत है, तो सर हर प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स ले रहा है, कुछ को छोड़ के। सर किसको छोड़ के? जनरली जो खुला आइटम बिकता है ना, माने खुला चावल, खुला दाल, खुला आटा, उन पे नहीं लग रहा। मतलब बहुत रेयर ही आइटम है जिस पे जीएसटी नहीं लग रहा, बाकी सब पे लग रहा है। तो सर गवर्नमेंट का कलेक्शन ज़्यादा हो तो ये वाइडर रेंज है, ये रिग्रेसिव इन नेचर है। मतलब यहाँ पे अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। तुम 5 लाख रुपया साल का कमाते हो, अंबानी जी 500 लाख रुपया साल का कमाते हैं, लेकिन अंबानी जी भी अगर एक मैगी का पैकेट ला रहे हैं तो वो उतना ही जीएसटी देकर आ रहे हैं जितना तुम 5 लाख वाला देकर आ रहे हो। मतलब यहाँ पे अमीर गरीब का कुछ नहीं। सेलर को कोई पिंच नहीं है, सेलर की जेब पे कोई असर नहीं है इसका, जो है बाहर की जेब पे। सेलर तो खाली कलेक्ट करके जमा कर दे, ठीक है ना। तो सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या हुआ? तो ये रहा, यहाँ से एक बार पॉइंटिंग देख लो सर। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट दोनों एक ही आदमी पे, ये वर्ड याद रखना बेटा। इंसिडेंस मतलब जमा कौन कर रहा है, इम्पैक्ट मतलब जेब की किसकी से जा रहा है, ये दोनों ऑन सेम पर्सन। लेकिन यहाँ पे इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट 2 डिफरेंट पर्सन पे है। इंसिडेंस सेलर की जेब पे है, लेकिन इम्पैक्ट बायर की जेब पे है ना। यहाँ पे सर एसएससी खुद अपनी टैक्स जमा करता है अपनी इनकम के ऊपर सर, जबकि यहाँ पे एसएससी खाली पास ऑन कर देता है सेलर को। सेलर का ड्यूटी है डिटेल मेंटेन करना और जमा करना। ये इनकम पे लगता है, जबकि ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स, इसका एग्जांपल है जीएसटी कस्टम्स। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है सर। अगर हम 2.5 लाख के नीचे कमाए तो जीएसटी नहीं, इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। हम 10 लाख कमा रहे हैं, हम 7 लाख रुपए कमा रहे हैं तो अलग रेट लग रहा है। 10 लाख जैसे जैसे इनकम बढ़ता है टैक्स का रेट बढ़ता जाए, तो ये प्रोग्रेसिव है। मतलब ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा टैक्स दोगे, कम कमाओगे तो कम टैक्स दोगे। लेकिन सर जीएसटी में ऐसा नहीं है, रिग्रेसिव इन नेचर है। तुम कितना कमा रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अमीर हो गरीब हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स देना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स में कोई सोशल वेलफेयर का स्टोरी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में है। अभी पढ़े थे कि वो सिगरेट विगरेट में ज्यादा टैक्स लगा के रखता है। तो सर यही सब डिफरेंस बिटवीन है। और ज्यादा डिफरेंस पढ़ने का पॉइंट है सर, एक ये वाला पॉइंट पढ़ सकते हैं, इवेजन। सर टैक्स इवेजन पॉसिबल है। आप इनकम टैक्स में चोरी पॉसिबल है कि नहीं? हाँ सर, हम इनकम दिखाए नहीं, हम स्कूल जैसा 10 स्टूडेंट पढ़ाया, ठीक है। लेट्स से स्कूल जैसा 10 स्टूडेंट पढ़ा के हम साल का 5 लाख रुपया कमाया, या साल का हम 7 लाख रुपया कमाया। 7 लाख कमाया, हमको टैक्स तो देना पड़ेगा। बट हम क्या किया, हम दिखाए कि हम आधा स्टूडेंट पढ़ाए। हम 100 स्टूडेंट पढ़ा के 7 लाख कमाए, हम दिखाया 50 स्टूडेंट पढ़ाए। कौन आगे चेक कर पाएगा? कोई नहीं। तो सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स इवेड करना पॉसिबल है, बट डायरेक्ट टैक्स का इवेजन पॉसिबल नहीं है सर। आप सामान खरीद के लाओगे, दुकानदार आपसे जीएसटी ले ही ले सर। वहाँ लेकिन चोरी हो जाए, दुकानदार जमा नहीं करता, बदमाशी करता, वो सब अलग बात हो गया। उस पर भी आजकल गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेके रिकवर कर ले। सर डायरेक्ट टैक्स जो है ना, वो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन को, महंगाई को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस उतना बढ़िया पढ़ने लायक नहीं हो गया। अब आता है बैकग्राउंड ऑफ इस्टवेल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें उतना कुछ काम का बात नहीं, इसमें खाली ये लिस्ट जो 3 है ना, ये सुनने लायक। एक है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट माने सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट।
जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि किस चीजों के ऊपर वो कितना इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगा। इंडिया में दूसरा लिस्ट होता है स्टेट लिस्ट, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि किस चीज के ऊपर कितना टैक्स लगाएगा। और तीसरा लिस्ट होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ दोनों को पावर है। ठीक है ना सर? तो देखिए यूनियन लिस्ट में क्या क्या टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकते हैं। इनकम टैक्स, कस्टम्स जो ना कस्टम ड्यूटी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। पहले के टाइम में ना एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था। एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे लगता था सर। फैक्ट्री में जो भी यूनिट प्रोड्यूस होता था, प्रोडक्शन करके अगर हम फैक्ट्री गेट से बाहर निकाल रहे हैं, चाहे हम अपने शोरूम भेजे, चाहे अपने गोडाउन भेज रहे हैं, चाहे किसी कस्टमर को बेच रहे हैं, एक एक्साइज ड्यूटी नाम का मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगता है, जो अब भी लग रहा है सर अभी भी वो लगता है टोबैको के ऊपर और अल्कोहलिक प्रोडक्ट के ऊपर। अभी भी इंडिया में एक्साइज ड्यूटी पूरा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है ना सर? वेल्थ टैक्स बोल के टैक्स लगता था जो अब बंद हो गया। किसी के पास भी अगर 30 लाख के ऊपर का प्रॉपर्टी होता था ना, तो उसको अपनी टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू का 1% टैक्स देना पड़ता था। 1% या शायद 0.1% ऐसे कुछ था। हमारे जैसे मेरा राजस्थान में घर है, उसका वैल्यू आज के दिन में 40 लाख है, तो वो 30 लाख से ऊपर है। मेरे पास कलकत्ता में भी एक घर है जिसका वैल्यू 50 लाख है, तो टोटल मेरे दो घर का वैल्यू मिला के कितना हो गया? 80 लाख। तो हमको 80 लाख का 0.1% यानी 8,000 रुपये ऐसे ही कुछ था शायद, 1% या 0.1 देना पड़ता था गवर्नमेंट को। तो लोग इसका बहुत विरोध किए कि ये क्या हो रहा है, एक एसेट है मेरे पास पड़ा है, हम उसको खाली रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या खाली पड़ा है, हम उससे कुछ भी नहीं कमा रहे, आप उस पर भी टैक्स ले रहे हैं। मतलब हम कमाए उस पर भी टैक्स दें, यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर लैंड या घर जमीन रखें उस पर भी टैक्स दे दें। तो गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है चलो इसको अभी हम रिमूव कर दें। ठीक है, पहले सर सेंट्रल सेल टैक्स भी लगता था, अब ये हट गया। अब भी सर वही दो प्रोडक्ट पे सेल टैक्स है सर, अल्कोहलिक प्रोडक्ट टोबैको और ये ओपियम फोपियम यानी वो जो नशा वशा का नार्कोटिक्स का सामान, ये सब पे है सर। अभी भी धीरे धीरे सर हट जाएगा, सबको जीएसटी में मर्ज हो जाएगा। सर एक तो और टैक्स लगता था, सेल टैक्स कब लगता था? जब दूसरे स्टेट में माल बेचते थे, सेम स्टेट में माल बेचते थे तो वैट लगता था सर। वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल में रहता था। तो यूनियन के हाथ में क्या क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में क्या क्या था? इनकम टैक्स, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, वेल्थ टैक्स, सेल टैक्स, टैक्स ऑन सर्विस। पहले सर्विस टैक्स भी लगता था, ये सब अब हट गए। सर्विस टैक्स पूरी तरीके से हट गया। वैट और एक्साइज ड्यूटी कुछ प्रोडक्ट पे है, वो भी किसी समझ लो कुछ केमिकल, अल्कोहल और टोबैको। बाकी ये कस्टम और इनकम टैक्स अभी भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में क्या क्या? एक तो वैट था जो वही बोलिए सर दो प्रोडक्ट पे अभी भी लगते हैं, बाकी भी हट गया। एग्रीकल्चर इनकम पे वैसे टैक्स नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल हो तो उसका टैक्स का रूल बनाने का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के पास। हर स्टेट में एक और टैक्स लगता है, प्रोफेशनल टैक्स, पी टैक्स, जो भी तुम उनको पूछा था ना सर एक दिन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, हम तुमको बताता ना टोटल 5,000 का रखते हैं, टोटल 3,000 का खर्चा होगा। बेटा जी उसमें तुमको 2 रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता। जो भी अगर जीएसटी लेता है ना, जीएसटी नंबर, उसको पी टैक्स का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वेस्ट बंगाल में। क्यों सर? हर स्टेट में नहीं है, नहीं हर स्टेट में नहीं है। इंडिया में 17-18 स्टेट ऐसा है जहाँ पे पी टैक्स लगता है। ये पी टैक्स किसको किसको देना होता है? अगर कोई जॉब कर रहा है या कोई ट्रेड कर रहा है या कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहा है, मतलब सब ऑलमोस्ट हर बिजनेस पे लगा दिया। हाँ, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। और कुछ एक्साइज ड्यूटीज जो है सर अल्कोहल प्रोडक्ट पे, ओपियम वगैरह पे, टोबैको पे, इनके भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ कुछ भी। लेकिन अब क्या हुआ ना सर, ये सब बंद हुआ कहानी।
अब सेंट्रल के हाथ में बच गया इनकम टैक्स, कस्टम, स्टेट के हाथ में बच गया जीएसटी, जो स्टेट जीएसटी है, एसजीएसटी, और सेंट्रल के हाथ में चला गया सीजीएसटी। बस यही अभी पावर बचा है। ठीक है, देखो प्री टैक्स इन प्री जीएसटी इंडियन इंडायरेक्ट टैक्स हाईली फ्रेगमेंटेड। इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा बटा हुआ था, सेंट्रल के हाथ में, स्टेट के हाथ में वैट, सीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, हर रकम का टैक्स था। लेकिन जब से ये आया जीएसटी आया, तब तो बहुत सारा चीज बंद हो गया। तो ये देखो यहाँ पे बता रहा है कि जी इनडायरेक्ट टैक्स के कारण, ये जो इतने इनडायरेक्ट टैक्स थे उसके कारण होता क्या था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स पे भी टैक्स लग जाता था, डबल टैक्स बोल रहे, टैक्स पे भी टैक्स बोल रहे। सर कैसे समझाइए, मान लो हम 1 लाख रुपया का सामान मस्कूर, जो कि वेस्ट बंगाल का पार्टी है, उससे खरीदा, और हम भी वेस्ट बंगाल का पार्टी है, तो मस्कूर में से क्या ले लेता था, वैट। ठीक है, अब यही माल अगर हम मान लो राजस्थान बेचे, हम तो दूसरा स्टेट में बेच रहे हैं, तो मेरे को लग जाता था सेल टैक्स। ठीक बात। तो सर मान लीजिए 1 लाख पे आपका 5% वैट लग गया, 5,000 रुपया लग गया। अब 1,05,000 पे सेल टैक्स लगता था, तो सर इस 5,000 पे भी आपका फिर से टैक्स लग जाता। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा बात सर, जो इनपुट का एडजस्टमेंट है ना, जो मस्कूर में से 5,000 वैट लिया, वो हमको सेल टैक्स में एडजस्टमेंट भी नहीं मिलता था। इनपुट एडजस्टमेंट जो तुम लोग बोलते हो, हाँ यही माल अगर हम वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल बेचता तो ये एडजस्टमेंट हो जाता। मतलब वैट का वैट के साथ एडजस्टमेंट था, सेल टैक्स का सेल टैक्स के साथ, लेकिन वैट का सेल टैक्स का वैट के साथ नहीं था। तो हर पार्टी का यही पॉसिबल है क्या कि जिस स्टेट में खरीदा उसी स्टेट में बेचेगा? सर ये कहाँ से होगा बार बार? सर कहीं तो बाहर बिकेगा ही माल, तो वहां तो रूल टू वहां ब्रेक हो जा रहा था चेन, तो लोगों को नुकसान होता है। एक तो इनपुट नहीं मिलता, ऊपर से टैक्स पे भी टैक्स लग जाता था। लेकिन यही जब जीएसटी एक टैक्स आ गया पूरे इंडिया में, अब अगर हम वेस्ट बंगाल से खरीदे, हम भी वेस्ट बंगाल का पार्टी, 5,000 रुपया जीएसटी हम मस्कूर को दे के आए, 1 लाख का सामान लिया मस्कूर से, अब उसको हम बेचा राजस्थान। तो सर जी पहला बात तो आपका दोबारा जो जीएसटी लगेगा वो 1 लाख पे कैलकुलेट होगा, 1,05,000 रुपये नहीं। मान लीजिए इस पे 10% जीएसटी था, यहाँ 10 क्या लगा? तो सर अब आपको हम ये भी बोलता था पूरा 10 जमा मत करो, 5,000 जो मस्कूर तुम्हारे नाम पे जमा किया है उसका इनपुट एडजस्टमेंट ले लो और 5,000 ही हमको जमा करो। तो ये डबल टैक्स, एक तो टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा, और दूसरा पीछे जो टैक्स देगा उसका एडजस्टमेंट का मौका भी मिल जाएगा, जो कि पुराने टैक्स सिस्टम में नहीं था। ठीक ना? देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, मान लो ट्रांजेक्शन हुआ है बिटवीन ए एंड बी, 1 लाख का सामान है, उसको पहले तो 12% एक्साइज ड्यूटी लग गया, तो 1,12,000 हो गया। सेंट्रल सेल टैक्स लग गया 2,240। देखो 1,12,000 पे सेल टैक्स लगे, यानी सर जिसमें एक्साइज ड्यूटी एडेड है, तो यानी सर एक्साइज ड्यूटी का जो 12,000 उस पर भी सेल टैक्स लगे। अब मान लो यही सामान हम विद इन दी स्टेट बेच रहे हैं, हम लाया दूसरा स्टेट से खरीद के, अब हम बेच रहे हैं बंगाल में, तो सर ये 1,14,240 है, उसमें आप अपना 10,000 का प्रॉफिट जोड़े तो ये 1,24,240 बना। अब उस पर वैट लग जाता था, तो देखिए सर एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स दोनों पे दोबारा वैट लग गया, तो कितना महंगा हो जा रहा था सामान? 1,40,000। सोचो कहाँ 1 लाख का सामान मार्केट में पब्लिक के हाथ में आते आते 1,40,000 के आसपास पहुंच गया। तो सर ये बहुत बड़ा निगेटिविटी था, तो ये सब चीज हट गया सर जीएसटी आने से। ठीक है, इसमें इतने काम का बात है। एक मिनट होल्ड करना। अब आता है तो सर ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या लाया? जीएसटी। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ उसमें
चेंज करके जीएसटी डाला गया, जिसमें पावर को सेंट्रल और स्टेट के बीच में बांटा गया। ठीक है ना? ठीक है। जीएसटी इंडिया में पहली बार नहीं आया, वर्ल्ड में तो आ चुका था, वहां से इंडिया उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके लेकर आया। सर जीएसटी सब प्रोडक्ट पे लगा। जीएसटी में कितना ब्रेकअप था? सर जीएसटी में देखा जाए तो तीन ब्रेकअप थे। अगर आप विद इन द स्टेट माल बेचो, विद इन द स्टेट मतलब बंगाल टू बंगाल, बंगाल टू बंगाल, जिसको क्या बोलते हैं इंटर स्टेट, इंटरेस्टेड, तो उस पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी। लेकिन जब आप दूसरे स्टेट में माल, आउटसाइड द स्टेट माल बेचो, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। इंटरेस्टेड, वहां पे क्या लगेगा सर? आईजीएसटी। और अगर आप विद इन द यूनियन टेरिटरी माल बेचो, इंडिया में बहुत सारी यूनियन टेरिटरी है ना, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार, दादर एंड नागर हवेली, अभी की डेट में तुम बोलोगे तो जम्मू एंड कश्मीर, उसको भी यूटी बोला हुआ है। तो ये सब यूनियन टेरिटरी है। इसमें तुम्हारा क्या लगेगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। यूटी। जैसे स्टेट में लगता है ना सीजीएसटी और एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी में लग जाएगा सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। मतलब तुम अंडमान निकोबार तो अंडमान निकोबार ही माल बेच रहे हो। ठीक है? तो सर ये तीन स्ट्रक्चर में बांटा गया। लेकिन सर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा यूनियन टेरिटरी बेचे तो तब आईजीएसटी लगेगा। एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा स्टेट में बेचे तो तब भी आईजीएसटी लगेगा। सेम यूटी में बेच रहे तभी सी और यूटी जीएसटी लगेगा। ठीक है? ठीक है। तो ये देखो जीएसटी का जर्नी को एक छोटा सा मैं समझाया। 2000 में क्या हुआ सर? पीएम इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। इंडिया में जीएसटी का कंसेप्ट कब आया था? 2000। तब बोलो जीएसटी का एक मॉडल पे बातचीत छेड़ा। इसके बाद 2004 आया, तब एक टास्क फोर्स बना जिसको बोला गया जीएसटी का प्लान को इम्प्लीमेंट करने के पूरा स्ट्रक्चर रेडी करो। 2006-07 का जब बजट प्रेजेंट हुआ, उसमें पहली बार बोला गया कि 1/4/2010 से इंडिया जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दे। ठीक है? 2007 से इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे सेंट्रल सेल्स टैक्स को फेज आउट किया, मतलब धीरे धीरे खत्म करता गया। उसको 4% से 3% पे लिया है। 2008 आया तो इंडिया का डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर बना, मतलब ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सब स्ट्रक्चर रेडी हुए। 2010 में प्रोजेक्टेड टू कंप्यूटराइज द टैक्स लॉन्च बाय जीएसटी पोस्टपोन। टैक्सेशन को पूरा कंप्यूटराइज करने के बाद पहली बार 2010 में आया, लेकिन जीएसटी को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि उस समय जो ऑपोजिशन थे वो लोग जीएसटी का विरोध किए थे, जो आज गवर्नमेंट में है और जीएसटी के लिए इतना पीठ थपथपाते। एक्चुअली में आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना गंदा है कि जो ऑपोजिशन में जब बैठता है ना वही उसका विरोध करता है, और जब पोजीशन में आ जाए तो उसी बात को इम्प्लीमेंट कर दो। अब चाहे तुम करें ऑपोजिशन को वो लोग बोलते हैं जीएसटी में बहुत खराबी है, लेकिन जीएसटी एक्ट तो वही लोग लेकर आए थे। तो दोनों ही इडियट्स हैं। आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड। आप इस कंट्री में रहते हैं तो आप उसमें दोनों ही एकदम मतलब बेवकूफ वाला बात करते हैं। जब ऑपोजिशन में करंट गवर्नमेंट था तो वो जीएसटी का सॉलिड विरोध किया था। वो लोग पोजीशन में आए, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो गए 2014 में आती। अब उल्टा भी ले लो, हम दोनों को इसीलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि जो लोग पोजीशन में थे उस समय, जो जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर खाका बनाने का बात किए थे, वही आकर सबसे पहले जब जीएसटी इम्प्लीमेंट होने लगा तब तक उनका गवर्नमेंट चला गया था, तो वही लोग आगे जीएसटी का सपोर्ट करना विरोध करना चालू कर। मतलब दोनों का ही दिमाग कहाँ तक क्या। हेलो 2014 में जीएसटी को अमेंडमेंट करके थोड़ा बहुत लोकसभा से पास किया गया। अगस्त 2016 में द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वॉज एनेक्टेड, मतलब जीएसटी को एनेक्ट कर दिया गया, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, पास करता है प्रेसिडेंट। कोई भी लॉ इंडिया में बनता है ना
उसको पास करता है प्रेसिडेंट, लेकिन किस दिन से लागू होगा उसका डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। तो 2014 में पास किया गया प्रेसिडेंट से, लेकिन हमें एप्लीकेबल कौन सा डेट से होगा इसका डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट में लेता है। जिस दिन तक वो ऑफिशियल गैजेट बोल के एक इंडिया का बुक है, अच्छा, जब तक उस बुक में सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन नहीं करते कि इस दिन से ये लॉ लागू हो गया इंडिया में, तब तक उस लॉ को लागू नहीं माना जाता। तो देख लो यहाँ भी 2 साल लगा, ठीक है। उसके बाद 2017 में जीएसटी का काउंसिल बना, जिसको पावर दिया गया कि कोई भी रूल को चेंज करना तो ये काउंसिल ही चेंज करेगा। अप्रैल 2017 में सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस ये सब पास हुए, मतलब ये ब्रेकअप सारे पास हुए। मार्च 2017 में काउंसिल रिकमेंडेड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, डीजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस बिल, एक बिल पास हुआ। सितंबर 2016 में फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ। जून 2017 आते आते सारे स्टेट, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के सब स्टेट अपना अपना एसजीएसटी एक्ट को पास कर लिया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हो, मतलब इम्प्लीमेंट हो गया पूरी तरीके से, और 8 जुलाई को एसजीएसटी भी एक्ट इम्प्लीमेंट है बाय जम्मू एंड कश्मीर। तो 1 जुलाई को पूरा इंडिया में जीएसटी लॉन्च हो गया, और 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर में भी इसका स्टेट जीएसटी बन के अलाउ। ये जीएसटी का जर्नी 2000 से जो कहानी चालू हुआ था, 8 जुलाई 2017 को आके उस कहानी का अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से हुआ, ठीक है। तो 13 साल का जर्नी लगा जीएसटी, इनफैक्ट 17 साल का लगा, बट 13 साल ही लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2000 में पहली बार बिल का कहानी आया था, और 2013 आते आते ये मोटा मोटी लागू हो गया, मतलब सब चीज़ें स्थायी हो गई। तो ये भी है, ये स्टोरी है, तुमको पूरा जर्नी याद नहीं करना है बैठ के, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन ठीक है, तुमको इतना जानना था कि बेसिक बात क्या है। ये पूरा कहानी में दिया है कि पैराग्राफ बना, जो ऊपर चार्ट में दिया है, ये बात को ये पैराग्राफ बना बना के समझाया। अब तुम इसका एमसीक्यू निपटा दोगे, क्योंकि इस पार्ट से ना ज़्यादातर चांसेस है कि एमसीक्यू ही है।